क्या आप कभी अपनी बंद आँखों से उस खौफ की कल्पना कर सकते हैं जहाँ वो इंसान ही आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन जाए, जिसके पास आप अपनी तमाम उलझनों और दुखों का समाधान खोजने गए थे। हम अक्सर एक ऐसे मसीहा की तलाश में रहते हैं जो हमारी डूबती हुई नैया को पार लगा दे। लेकिन सोचिए, अगर वही मसीहा आपकी इज्जत को नीलाम करने वाला सबसे बड़ा सौदागर निकल जाए तो क्या होगा। महाराष्ट्र के नासिक से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली दास्तान सामने आई है जिसने न केवल मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि आस्था के नाम पर चल रहे एक बहुत बड़े और घिनौने साम्राज्य का पर्दाफाश किया है। ये कहानी किसी गुरु या संत की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शातिर अपराधी की है जिसने भक्ति को हवस का जरिया बनाया और धर्म की आड़ में एक ऐसा जाल बुना जिससे सुनकर किसी भी सभ्य समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। नासिक का अशोक खरात, जिसे लोग कैप्टन के नाम से जानते थे, असल में एक ऐसा माफिया था जिसने भक्ति की चादर ओढ़कर दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। उसने नासिक जैसे पवित्र शहर की गरिमा को तार तार करते हुए उसे एक देसी एप्स्टीन आइलैंड में तब्दील कर दिया था। वहाँ आस्था नहीं बल्कि रसूख, कालाधन और जिस्मानी भूख का एक बेहद गंदा और खौफनाक खेल चल रहा था। वो महिलाओं को धर्म का डर दिखाता, उन्हें मौत और अनहोनी का भय पैदा करता और फिर उन्हीं के साथ अघोरी क्रियाओं के नाम पर घिनौनी कृत्य करता। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अपनी इस हैवानियत को एक डिजिटल तिजोरी में कैद कर रखा था ताकि वो जिंदगी भर उन महिलाओं को अपनी उंगलियों पर नचा सके। इस दरिंदे का तरीका बेहद सोची समझी साजिश का हिस्सा था। पहले वो महिलाओं का शारीरिक शोषण करता और फिर बड़ी चालाकी से उसका वीडियो बना लेता। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का वो सिलसिला जो कभी खत्म नहीं होता था। वीडियो के दम पर वो बार बार उन मासूम और मजबूर महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता। ये कहानी उस भरोसे के कत्ल की है जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान का भी कलेजा कांप उठेगा। एक शातिर दिमाग ने डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। जिस इंसान को दुनिया भगवान का अवतार मानकर पूछने लगी थी, वो अपने केबिन के भीतर एक ऐसा स्टूडियो चला रहा था जहां सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता और जुल्म का बोलबाला था। वो शुद्धिकरण और दैवीय शक्तियों के नाम पर महिलाओं को नशीला पदार्थ पिलाता और जब वे बेसुध हो जाती तो उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करता। जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जड़ तक जाने की कोशिश की और छापेमारी की तो उनके भी होश उड़ गए। जांच के दौरान 58 से ज्यादा ऐसे आपत्तिजनक वीडियो मिले जिन्हें देखकर पुलिस अधिकारी भी सन्न रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई मंदिर या पूजा स्थल है या फिर पोर्नोग्राफी का कोई अड्डा। इसीलिए आज ये सवाल उठाना ज़रूरी है कि क्या हम किसी भी इंसान की वेशभूषा या उसके बोलने के तरीके से प्रभावित होकर उसे अपनी ज़िंदगी की चाबी सौंप सकते हैं। अगर आप भी ज्योतिष विद्या, कर्मकांड या किसी भी तथाकथित बाबा पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेते हैं तो आपको ये हकीकत विस्तार से जाननी चाहिए, क्योंकि ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उस देसी एप्स्टीन की जिसने आस्था की आड़ में अय्याशी का एक ऐसा किला खड़ा किया था जिसकी दीवारें बेगुनाह महिलाओं की सिसकियों से बनी थी। इस कहानी की गहराइयों में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि कैसे एक मर्चेंट नेवी का अनुशासित अफसर इस कदर गिर सकता है। अशोक खरात की ये डार्क थ्रिलर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। वो कोई पारंपरिक बाबा या खानदानी गुरु नहीं था। उसने अपनी जिंदगी के 22 साल समंदर की लहरों के बीच मर्चेंट नेवी में बिताए थे। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी उसी नेवी वाली अनुशासित और रौबदार छवि को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसने अपनी सफ़ेद दाढ़ी बढ़ाई, चेहरे पर एक बनावटी सौम्यता और गंभीरता ओढ़ी और नासिक में एक भव्य महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। लोग उसे कैप्टन साहब कहने लगे और अपनी मुसीबतों का हल ढूंढने उसके पास आने लगे। उन्हें लगा कि ये इंसान उनकी डूबती हुई जिंदगी की नैया को किनारे लगाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो समंदर का सबसे खूंखार शिकारी है जो उनकी इज्जत को निगलने के लिए तैयार बैठा है। अशोक खरात ने समाज में अपनी पहचान एक ऐसे संकट मोचक के रूप में बनाई थी जो करियर से लेकर घरेलू कलह तक का हर समाधान चमत्कार के जरिए कर देने का दावा करता था। उसे इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। वो जानता था कि महिलाएं अक्सर पारिवारिक समस्याओं और मानसिक तनाव से टूटी हुई होती हैं। वे अपनी बातें समाज या अपनों से साझा नहीं कर पाती और उनकी इसी खामोश कमजोरी को खरात ने अपना शिकार बनाया। नेवी की सफ़ेद वर्दी उतारकर उसने जब आस्था का चोला पहना तो किसी को शक तक नहीं हुआ, लेकिन जब उसके आश्रम की डर्टी पिक्चर दुनिया के सामने आई तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका वो आश्रम कोई साधारण पूजा स्थल नहीं था, बल्कि वहाँ हाईटेक कैमरों का जाल बिछा हुआ था। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीनें और गुप्त केबिन इस बात का गवाह थे कि वहाँ लोगों की मजबूरियों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि उस बंद कमरे या जिसे वो अपना खास केबिन कहता था, वहाँ भरोसे का कत्ल कैसे होता था। खरात का काम करने का तरीका बहुत ही शातिर और रूह कंपाने वाला था। वो महिलाओं को योनि शुद्धिकरण और दिव्य आशीर्वाद जैसे भारी भरकम और धार्मिक शब्दों के माया जाल में फंसाता था। उसका वो खास कमरा किसी डरावनी हॉरर फिल्म के सेट जैसा था। जैसे ही वो अपने रिमोट का बटन दबाता, पूरा कमरा सुर्ख लाल रोशनी से भर जाता। दीवारों पर छिपे हुए स्पाई कैमरे उस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड करने के लिए सक्रिय हो जाते। इसी दहशत के माहौल में वो महिलाओं को चरणामृत के नाम पर एक खास तरह का कड़वा पानी पिलाता था। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि उस पानी में बहुत ही शक्तिशाली नशीली दवाएं या वियाग्रा जैसी चीजें मिलाई जाती थी ताकि पीड़ित महिला अपनी सुध-बुध खो बैठे और उसका शरीर पूरी तरह से खरात के नियंत्रण में आ जाए। कल्पना कीजिए उस महिला की मानसिक स्थिति की जिसे प्रसाद समझकर जहर जैसा नशा दिया गया।
जब इन महिलाओं की आंखें खुलती थीं तो वे खुद को एक दरिंदे के कैमरों के सामने निर्वस्त्र और असहाय पाती थीं। खरात ने केवल दीवारों पर ही नहीं बल्कि छत के झुमरों और सजावट के सामानों में भी बारीक कैमरे लगा रखे थे। वो इस पूरी घिनौनी वारदात के हर पल को रिकॉर्ड करता था। उसका मकसद सिर्फ एक बार का शोषण नहीं था, बल्कि वो उन वीडियो का इस्तेमाल करके उन महिलाओं को बार बार अपने पास बुलाने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए करता था। वो खुद इन वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करता था और उन्हें अलग अलग फोल्डरों में बहुत ही सुरक्षित तरीके से रखता था। एसआईटी की जांच में ये भी सामने आया है कि इन वीडियो का इस्तेमाल वो उन रसूखदार लोगों को दबाने के लिए भी करता था जो उन पीड़ित महिलाओं के रिश्तेदार थे या समाज में बड़ा नाम रखते थे। एसआईटी की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच टीम को खरात के उपकरणों से करीब 2500 ऐसे कोडवर्ड मिले जिन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या इस पूरे गंदे खेल के पीछे कुछ बहुत बड़े वीआईपी चेहरों का हाथ था? पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की हैं, जिनमें बलात्कार से लेकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के संगीन मामले शामिल हैं। खरात के पास जो मोबाइल फोन और लैपटॉप बरामद हुए हैं उनमें 2500 से ज्यादा मोबाइल नंबर सेव थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये नंबर किसी नाम से नहीं बल्कि VIP 01, फ्लावर, गेस्ट, एच ऐसे अजीबोगरीब कोडवर्ड के साथ सुरक्षित थे। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इन कोडवर्ड के पीछे कौन से चेहरे छिपे हैं। क्या फ्लावर का मतलब कोई मासूम फूल था या फिर किसी बड़ी हस्ती की तरफ इशारा? खरात की उस डायरी और फोन का पूरा डेटा फॉरेंसिक टीम के हवाले है और एक एक फाइल की बारीकी से जांच की जा रही है। खरात की पुलिस कस्टडी का बार बार बढ़ना इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि इस मामले की जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इन कोड वर्ड के पीछे महाराष्ट्र की सियासत और प्रशासन के कुछ ऐसे रसूखदार लोग हो सकते हैं जिनका नाम सामने आते ही राज्य की राजनीति में भूचाल आ सकता है। ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस सत्ता और ताकत के गठजोड़ की कहानी है जिसे खरात ने ब्लैकमेलिंग के दम पर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया था। आज भी कई लोग पुलिस के पास आने से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके राज भी खरात की उन फाइलों में दफन है। ये जांच अब एक ऐसे बड़े नेक्सस की तरफ बढ़ रही है जहां सफेद पोश अपराधी और समाज के रक्षक ही भक्षक बनकर साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस कहानी का सबसे डरावना और शर्मनाक पहलू वो है जिसमें डॉक्टरों के शामिल होने की बात सामने आई है। डॉक्टर, जिन्हें समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, वे भी इस पाप की नगरी का हिस्सा थे। एसआईटी की जांच में ऐसे कई सुराग मिले हैं जिनसे पता चलता है कि नासिक के कुछ निजी अस्पतालों के डॉक्टर खरात के सीधे संपर्क में थे। वे खरात के इन काले कारनामों पर पर्दा डालने का काम करते थे। ये शक जताया जा रहा है कि जब खरात के शोषण की वजह से कोई महिला गर्भवती हो जाती थी तो ये डॉक्टर ही थे जो चुपचाप और अवैध तरीके से उनका गर्भपात करवा देते थे ताकि दुनिया के सामने कोई सबूत न बच सके। ये एक ऐसा सिंडिकेट था जिसने चिकित्सा जैसे पवित्र पेशे की गरिमा को धूल में मिला दिया। फिलहाल मेडिकल रिकॉर्ड्स और दवाइयों की उन पर्चियों की गहन जांच हो रही है जो खरात के ठिकानों से मिली हैं। अगर डॉक्टरों के खिलाफ ये आरोप साबित हो जाते हैं तो ये हमारे समाज के लिए सबसे काला दिन होगा। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि इन डॉक्टरों को इस गंदे काम के बदले मोटी रकम दी जाती थी। इतना ही नहीं, खरात उन्हें रसूखदार लोगों और बड़े राजनेताओं से मिलवाने का लालच भी देता था ताकि उनका मेडिकल बिजनेस और फल फूल सके। ये जाल सिर्फ नासिक तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार महाराष्ट्र के कई बड़े शहरों और यहाँ तक कि सरहद पार दुबई तक फैले हुए थे। अशोक खरात की आर्थिक तरक्की को देखकर हर कोई दंग था। साल 2017 तक जिस ट्रस्ट के पास महज कुछ लाख रुपए हुआ करते थे, वो अचानक कुछ ही सालों में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? जांच का कांटा अब खरात के विदेशी लेन देन पर जाकर टिक गया है। सबूतों के मुताबिक दान के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया जाता था उसे हवाला के जरिए दुबई भेजा जाता था। एसआईटी को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो दुबई में खरीदे गए आलीशान फ्लैट्स और निवेश की तरफ इशारा करते हैं। नासिक के छोटे से खेत से शुरू हुआ ये सफर दुबई के चकाचौंध और बुर्ज खलीफा के पास मौजूद लग्जरी अपार्टमेंट्स तक कैसे पहुंचा? क्या वो सारा पैसा उन महिलाओं के शोषण और ब्लैकमेलिंग से कमाया गया था? खरात ने अपनी पत्नी और बेटी के नाम पर भी कई बेनामी संपत्तियां खरीदी थी जिनकी बाजार में कीमत उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कहीं ज्यादा है। वो अक्सर दुबई की यात्राएं करता था और वहाँ के बड़े रईसों के साथ उसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया और जांच फाइलों में उभर कर सामने आ रही हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले को महाराष्ट्र की देसी एप्स्टीन फाइल कहा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका के जेफरी एप्स्टीन ने सत्ता और रसूख का इस्तेमाल करके महिलाओं का शोषण किया और एक द्वीप पर अपना काला साम्राज्य चलाया, ठीक वैसा ही ढांचा खरात ने नासिक में खड़ा किया था। खरात के पास बड़े नेताओं और उच्च अधिकारियों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें और उनके कुछ निजी वीडियो होने के भी सबूत मिले हैं जिनका इस्तेमाल वो ढाल के तौर पर करता था। वो इन प्रभावशाली लोगों को हनी ट्रैप में फंसाता या फिर उनके किसी राज के जरिए उन्हें अपने काबू में रखता था ताकि पुलिस या कानून उस तक कभी ना पहुंच सके। ये पूरा मामला केवल हवस का नहीं था, बल्कि ये सत्ता पर कंट्रोल पाने का एक जरिया था। मुख्यमंत्री ने हालांकि इस मामले में कड़ी जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन जनता के मन में अब भी वही सवाल है कि क्या सिस्टम उन तमाम बड़े नामों को बेनकाब कर पाएगा जो खरात के आश्रम के पिछले दरवाजे से अपनी अय्याशी का सामान ढूंढने आते थे? क्या वे वीडियो फाइलें कभी सार्वजनिक हो पाएंगी जिनमें इन रसूखदारों के असली चेहरे छिपे हैं? खरात की दरिंदगी सिर्फ शारीरिक शोषण तक ही सीमित नहीं थी। वो एक मानसिक रोगी की तरह व्यवहार करता था जिसे अघोरी क्रियाओं और खून के खेल में आनंद आता था। तंत्र मंत्र के नाम पर वो महिलाओं को लहूलुहान कर देता था। उसके केबिन से ऐसे कई नुकीले और धारदार औजार मिले हैं जो बताते हैं कि वो वहां पर तांत्रिक अनुष्ठान के बहाने महिलाओं को शारीरिक पीड़ा देता था।
उसे लोगों के दर्द और उनकी सिसकियों को रिकॉर्ड करना और उन्हें बार बार देखना एक सनक की तरह पसंद था। ये शोषण इतना गहरा और मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित करने वाला था कि आज भी कई महिलाएं सदमे में हैं और बोलने की स्थिति में नहीं हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने तो यहाँ तक अंदेशा जताया है कि खराज शायद नरबली जैसी किसी भयानक अघोरी क्रिया की तैयारी में भी था। उसके पास से बिना लाइसेंस की रिवॉल्वर और कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं जो उसकी खतरनाक मंशा को साबित करते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब कुछ इतने सालों तक खुलेआम चलता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, या फिर सच ये है कि सबको सब कुछ पता था लेकिन सत्ता और खौफ के आगे हर कोई खामोश था। नासिक जैसे शहर में जहां धर्म और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं, वहां एक अपराधी भगवान बनकर लोगों की जिंदगियों से खेलता रहा। ये मामला अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अशोक खराज जैसे दरिंदे समाज के उस अंधेपन का फायदा उठाते हैं जिसे हम अंधविश्वास कहते हैं। जब लोग अपनी परेशानियों का तार्किक हल ढूंढने के बजाय चमत्कारों के पीछे भागते हैं, तब खराज जैसे भेड़िए पैदा होते हैं। ये पूरी घटना हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और आस्था कभी डराती नहीं है। धर्म कभी किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं देता और ना ही कोई असली संत आपसे एकांत में शुद्धिकरण के नाम पर किसी भी तरह के शारीरिक संबंध की मांग करेगा। अब धीरे धीरे महिलाएं अपनी खामोशी तोड़कर सामने आ रही हैं। उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि वे उस खूंखार अपराधी के खिलाफ खड़ी हुई हैं जिसके पीछे रसूखदारों की फौज थी। कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस अपनी जांच बढ़ा रही है, लेकिन असली न्याय तभी होगा जब समाज के भीतर बैठा वो अंधविश्वास खत्म होगा जो ऐसे दरिंदों को पनपने का मौका देता है। करोड़ों की संपत्ति, दुबई के फ्लैट्स, वीआईपी कोड वर्ड्स और नशीली दवाओं के खेल के बीच फंसी ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो हम खुद ही अपनी बर्बादी का रास्ता खोल देते हैं। खराज जैसे लोगों का असली ठिकाना सिर्फ और सिर्फ जेल की कालकोठरी होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी मासूम और मजबूर इंसान ऐसे भेड़ियों का शिकार ना बने। ये मामला साबित करता है कि अंधेरे में पलने वाले ये सफ़ेदपोश दरिंदे समाज के लिए किसी कैंसर से कम नहीं हैं। आस्था रखिए, लेकिन अपनी आंखों को बंद मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप आंखें मूंद लेते हैं उसी दिन खराज जैसे शिकारी अपना जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। अब वक्त आ गया है कि इस देसी एप्स्टीन के पूरे साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंका जाए और उन तमाम लोगों को कटघरे में लाया जाए जिन्होंने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा बनाया। खराज का अंत महज एक शुरुआत होनी चाहिए ताकि समाज में शुचिता और न्याय की पुनर्स्थापना हो सके।